सिर्फ दूसरे मुल्कों में इसराइलियों पर हमले नहीं रुक रहे हैं बल्कि ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे पहले एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया जिसमें अमेरिका के अंदर इजरायली एम्बेसी का जो स्टाफ है वो निशाना बना, और अब जो है वो एक और बहुत बड़ा वाकया जिसमें कैजुअलिटीज पहले से भी ज्यादा हैं वो हुई हैं। एक बहुत बड़ा ये वाकया हुआ है और इसके साथ साथ दुनिया में हम एक नई लहर देख रहे हैं, आलमी सतह के ऊपर एक और तहरीक देख रहे हैं, और ऐसी तहरीक जो है वो कभी किसी ऑक्यूपेशन के खिलाफ जो है वो नहीं देखी गई है। ब्राजील ने इजराइल की इन तमाम मिलिट्री एक्टिविटीज को, अग्रेशन को जेनोसाइड डिक्लेयर कर दिया है और दुनिया को कहा कि फिलफौर वो इसको रोकने में किरदार अदा करे। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया के ये इन्फ्लुएंशियल ममालिक और वो अब ये कह रहे हैं कि ये जेनोसाइड हो रही है, तो जब ये रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो इसके खिलाफ एक्शन भी लेना नागुज़ीर हो जाएगा। तो ब्राजील से ये बात सामने आ रही है। 66 यूरोपियन टॉप डिप्लोमेट्स ने इजराइल की इन एग्रेशन को जेनोसाइड डिक्लेयर कर दिया है। फिलफौर अपनी गवर्नमेंट से जंगबंदी का मुतालबा किया है, इजराइल को प्रेशराइज करने का मुतालबा किया है, इजराइल से जो भी सपोर्ट है उसको खत्म करने का मुतालबा किया है। यानी वेस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं उनमें से बहुत सारी गवर्नमेंट्स रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, और बाकी जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने अभी तक ऐसी बात नहीं की। फ्रांस ने नहीं कहा कि जेनोसाइड हो रही है, बरतानिया ने नहीं कहा, जर्मनी ने नहीं कहा, इटली ने नहीं कहा। तो ये और इटली के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट जो वाकयात हो रहे हैं कि उनके नॉर्थ और साउथ रीजन ने इसको जेनोसाइड डिक्लेयर कर दिया। जो मरकजी हुकूमत है उसने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन ये तमाम फैक्टर जो है वो इन गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो इसको जेनोसाइड भी डिक्लेयर करें और आगे बढ़कर जो इजराइल का हाथ भी रोकें। वेस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस वक्त शदीद तरीन दबाव में हैं, और इसी के साथ गजा में इजराइल की जो हलाकतें हैं वो होती चली जा रही हैं, और रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे हमले कर रही है कि जिसमें इजराइल का जानी नुकसान हो रहा है। इजराइल को अंदरूनी तौर पर अगर सबसे ज्यादा कोई प्रेशराइज चीज कर सकती है तो वो फौजियों का जानी नुकसान है, और वो होता चला जा रहा है। तो अब इजराइलियों ने क्या किया है कि इन्होंने ड्रोन्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स ये आगे भेजते हैं और इनकी फौज पीछे बैठकर रिमोट के साथ जो वो ड्रोन ऑपरेट कर रही है, और इसके जरिए अब इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है, फौज पीछे बैठा ली है। और जो पर्सनल कैरियर हैं उसके अंदर ये वैसे तो फौजी लेकर जाने होते हैं, लेकिन उसके अंदर ड्रोन भरकर जो है ये आगे भेज रहे हैं, यानी जानी नुकसान से बचने के लिए। लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हो रही। लेकिन ये एक ऑपरेशन का नया मैकेनिज्म है जो उन्होंने शुरू किया। यमन ने अनाउंस कर दिया है कि तमाम कंपनीज गैर मुल्की इजराइल को लीव कर जाए, तमाम इन्वेस्टर जो है वो लीव कर जाए, इमीडिएटली लीव कर जाएं। आगे हालात बहुत खराब होने वाले हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे उसके फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम तमाम कंपनीज को, तमाम इन्वेस्टर्स को वार्न कर रहे हैं कि वो यहां से निकल जाएं। और इसके साथ साथ नज़ीर आलमी जंग के खतरात जो है वो फिर से मंडलाने लगे हैं यूक्रेन जंग की वजह से, और उसमें एक नया इजाफा जो हुआ है वो कल जो संडे को अटैक किया यूक्रेन की जानब से, ये अब तक का रशिया की तारीख का सबसे बड़ा हमला था, जिसके अंदर उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स बेसिस के ऊपर खड़े खड़े जब वो तबाह हो गए। ये रशिया की तारीख का जब सबसे बड़ा हमला था, और ये पहली बार हुआ कि कोई न्यूक्लियर बॉम्बर जो हैं वो तबाह हुए। इससे पहले किसी मुल्क के भी न्यूक्लियर बॉम्बर तबाह नहीं हुए, क्योंकि वो सबसे कीमती तरीन असासा है किसी भी न्यूक्लियर कंट्री का। इससे इंपॉर्टेंट चीज उनके लिए हो नहीं सकती, क्योंकि ये उनकी डेटरेंस का ये सबसे बड़ा वेपन है कि कोई भी देखें ना, आपके पास न्यूक्लियर है तो आपने फायर कैसे करना है, या तो आप के पास वो मिसाइल होंगे, या ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं जैसे B-2 बॉम्बर्स हैं, उनको बनाया ही इसलिए गया है कि न्यूक्लियर गिराने के लिए। ये सबसे एक्सपेंसिव तरीन एसेट्स हैं और ये उनकी डेटरेंस का, उनकी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा ये सरमाया है। तो ये बॉम्बर्स है वो पहली बार तबाह हुए हैं, और प्यूटन इज नेवर टेस्टेड लाइक दिस बिफोर। देखिए ना, प्यूटन एक पॉपुलर लीडर है और एक फातेह के तौर पर उसको रशिया में देखा जा रहा है। तो रशिया मदरलैंड हिट हो गया है, धमाकों से गूंजा है रशिया। और हुआ क्या कि संडे को ये अटैक हुआ उनकी बेसिस के ऊपर, और उसके बाद जब रशिया में खलबली मच गई और हंगामी सूरत हाल थी और हंगामी मीटिंग्स हो रही थी, तो यूक्रेन ने मॉस्को के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया। ये दूसरा उनकी जानब से। तो रशिया जो है वो धमाकों से गूंजा है। तो प्यूटन जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है, पॉलिटिकली भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। एज अ रशियन डेटरेंस वो इससे बहुत ज्यादा डैमेज हुई है। तो अब उसको कोई बहुत बड़ी रिटेलिएशन करनी है, बहुत बड़ी डिस्ट्रक्टिव फोर्स इस्तेमाल करनी है अपनी डेटरेंस जो वो दोबारा काम करने के लिए। और जो रशिया के किंग ऑफ स्काइज कहे जाते हैं वो उनके वॉर प्लेन्स, उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो दहाइयों तक उनकी आप कह लें कि ताकत का बहुत बड़ा हिस्सा है, और उनको किंग ऑफ स्काइज कहा जाता है, और वो पूरे यूरोप में किसी के पास इस लेवल के नहीं है, वो तबाह हो गए हैं। ये कोई मामूली वाकया नहीं हुआ है। यानी जंगों में जहाज भी गिरते रहते हैं, बेसिस पर भी हमला होता रहता है, लेकिन ये रशिया की जो कोर पावर है वो हिट हुई है। और जब हम कहते हैं कि किसी ग्लोबल पावर की कोर पावर हिट हुई है तो उसका क्या मतलब होता है? यानी हर मुल्क की एक मिलिट्री होती है, उसके कोर पावर होती है, लेकिन एक आम कंट्री और एक रशिया जैसी ग्लोबल पावर, उसकी ताकत का कोई मुवाजना तो नहीं है। तो रशिया की जो ताकत है
उस ताकत के अंदर जो उनकी कोर पावर है वो हिट हुई है, वो उनकी कोर बेसिस, वो उनके कोर आप कह लें कि जो वॉर प्लेन्स हैं, जो बॉम्बर्स हैं, वो हिट हुए। और यूक्रेन ये कह रहा है कि $7 बिलियन का नुकसान हुआ है सिर्फ इन बॉम्बर्स को हिट कर। $7 बिलियन मामूली नंबर्स नहीं है, और एक झटके के अंदर। और फिर एक और बहुत बड़ी चीज हुई है इस एक वाक्य के साथ। इस एक वाक्य के साथ दुनिया में वॉरफेयर की एक नई रियलिटी भी पैदा हो गई है, और वो रियलिटी ये है कि छोटे छोटे ड्रोन्स ये ग्लोबल पावर्स को कैसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, और सम टाइम ये छोटे छोटे ड्रोन जो है वो ग्लोबल पावर्स को घुटनों पर भी लेकर आ सकते हैं। और इसका ताल्लुक मिडिल ईस्ट से बहुत ज्यादा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी एक तरफ इजराइल है, और उससे जो लड़ने वाले हैं वो इजराइल की बराबर की ताकत नहीं रखते हैं। लेकिन इस एक वाक्य ने साबित किया है, दोनों जंगों में कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी रशिया तो एक मुतालबे की वजह से उसका मुतालबा नहीं माना गया तो वो जंग में उतरा, 30-40 साल का बैकग्राउंड है, नेटो का एक्सपेंशन है, ठीक है, और यहां पर तो जारियत हो रही है। लेकिन मैं वॉरफेयर की आपको बात बता रहा हूं कि इजराइल और ज्यादा कैसे इसे थ्रेटेड हुआ है। वाकया वहां पर हुआ है, लेकिन वॉरफेयर की एक नई रियलिटी दुनिया में इमर्ज कर गई है कि छोटी ताकतें किसी बड़ी ताकत के जवाब में भी एक बड़ा हमला करके उसको डैमेज कर सकती है छोटे छोटे ड्रोन्स के साथ। सस्ते ड्रोन्स, चंद $मिलियन के ड्रोन जो $बिलियंस का नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनकी पावर को इस तरह से हिट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि हूतीज जो है इन्होंने एक नई रियलिटी दिखाई मिडिल ईस्ट को और दुनिया को कि ये 2000 किलोमीटर दूर से बैठकर एयर ब्लॉकेट जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है, ये इन्होंने दिखाया। अब ये चीज के ड्रोन जो हैं, अब देखिए आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस तरीन लेवल की, आपकी सर्वेलेंस एडवांस तरीन लेवल की, आपकी इंटेलिजेंस दुनिया की टॉप ऑफ द इंटेलिजेंस, आपके इक्विपमेंट्स जो जायंट इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी का शाहकार हैं, वो भी इन छोटे छोटे ड्रोन्स को नहीं रोक सके। तो चीजें तो बदल गई है ना। यहां रेड सी के अंदर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको यमन ने हिट करके दिखा दिया, तो टेक्नोलॉजी का शाहकार है और स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट है उनका एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके जरिए उन्होंने दुनिया पर जो अपनी समुद्रों पर हेजमनी है वो इसके जरिए कायम रखी हुई है, और वो हिट कर दिया यमन ने। तो मतलब क्या है कि जैसे हम तलवारों से बंदूकों में आए, बंदूकों से फिर जब मशीन गन्स आई और मशीन गन से जब टैंक्स आए, तो ये एक वॉरफेयर में तब्दीली थी। जिसने तलवारों से पहले आगे बढ़कर बंदूकें बनाई वो तलवारों पर फाते हुए, जो बंदूकों से बढ़कर मशीन गन आ गई तो एक मशीन गन जो है वो 1000 फौज के ऊपर भारी हो गई उनकी बंदूकों के ऊपर। फिर जिसने पहले टैंक्स उतारे मैदान जंग में वो फाते हुआ, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हमने ये देखा टैंक्स जब उतरे, और फिर उससे आगे बढ़ते चले जाएं, फिर जदीद जो फाइटर जेट्स हैं जिन्होंने वो बनाए वो फाते हुए, फिर मतलब एक वॉरफेयर है जो आगे डेवलप होता रहा है। तो अगला जो वॉरफेयर आ रहा है वो ड्रोन्स है, यानी ड्रोन वॉरफेयर है। इसमें आपकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, जदीद तरीन इंटेलिजेंस, जदीद तरीन सर्विलेंस, वो बड़े इक्विपमेंट्स जिसकी वजह से आज आपकी बढ़तरी कायम है, वो हिट हो सकते हैं छोटे छोटे ड्रोन से। तो इजराइल की जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी है, वो समझता है कि भाई उसने ये एयर डिफेंस बना लिया है, ये उसके पास इंटेलिजेंस है, ये उसके पास सर्विलेंस वो कर रहा है, ये जनाब उसके पास बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, ये सब उसको सेफ और सिक्योर नहीं बना सकते। और वो एक कॉलोनी है, अगर कॉलोनी अनसिक्योर डिक्लेयर हो जाए और एस्टैब्लिश हो जाए तो यही उसके कोलैप्स की वजह होती है। कोई मुल्क किस तरह से कोलैप्स नहीं होता, लेकिन एक कॉलोनी जो 2 चीजों के ऊपर खड़ी होती है, डोमिनेंस के ऊपर और अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, कि ये एक सिक्योर कॉलोनी है, इसमें कोई जो है वो सेटलर्स को नुकसान नहीं पहुंच सकता। अगर ये दोनों चीजें चैलेंज कर दी जाएं तो फिर उस कॉलोनी का कोलैप्स होना तय है। आम जो नॉर्मल स्टेट होती है वो डोमिनेंस के ऊपर नहीं खड़ी होती, वो बस कायम होती है, वो वहां के लोगों का वतन होता है, वहां से जाकर उनको कोई निकाल नहीं सकता, उनको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, वो तो वही उसी मिट्टी के रहने वाले उनका वतन है, ठीक है ना। अब देखिए कितनी बड़ी फोर्स है वो लेबनान के ऊपर इस्तेमाल की है इजराइल ने, तो क्या हुआ, लेबनान को हार गया। भाई वो वहां के रहने वाले वहीं पर रहेंगे, शाम के रहने वाले वहीं पर हैं। तो इजराइल एक कॉलोनी है, इसके आबादकार हैं जो कहीं से आए हैं, और वो 2 चीजों के ऊपर कॉलोनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम से खड़ी है, डोमिनेंस के ऊपर और इस सिक्योरिटी, और वो चैलेंज हो रही है। तो ये वाकया, इसका बड़ा रास्त ताल्लुक यहां से भी है, और प्यूटन जो है वो इंतजार नहीं कर सकता कि उसकी जो सारी एयरफोर्स है वो इस तरह किस्तों के अंदर, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर नेटो तबाह करता चला जाए। और जब रियल वॉर छिड़े, जब असली आलमी जंग छिड़े, जब असली जंग रशिया और नेटो की छिड़े, तो रशिया की एक बहुत बड़ी एयरफोर्स का हिस्सा रशिया खो चुका हो। रशिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो रशिया को 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे या इससे भी ज्यादा टुकड़े कर देंगे। तो ये एक नेशन है जिसका सर्वाइवल इस वक्त दांव के ऊपर लगा हुआ है, और उनकी जो बढ़तरी है वो इन इक्विपमेंट्स की वजह से जिनको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हिट किया गया है। तो ये इंतजार नहीं किया जा सकता कि इसी तरह से कभी 6 महीने बाद, साल बाद हमला हो जाए, वो उनकी एयरफोर्स का एक बड़ा हिस्सा जो है वो तबाह कर दिया जाए।
क्योंकि एक ना एक दिन नेटो से जंग तो छिड़नी है, तो रशिया किसी से लड़ेगा। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या रशिया न्यूक्लियर इस्तेमाल करने जा रहा है? क्या रशिया सिर्फ अपनी जो कार्रवाइयां हैं वो यूक्रेन तक ही लिमिट रखेगा? क्या नेटो को वो हिट करेगा? क्योंकि एक बात तो क्लियर है, रशिया जितनी मर्जी बमबारी कर ले यूक्रेन के ऊपर, ये जो चीज यूक्रेन ने की है इस कैपेबिलिटी को तबाह नहीं किया जा सकता है। जितनी मर्जी बमबारी कर ले, जितनी मर्जी मिलिट्री साइट्स को हिट कर लें, जो मर्जी कर लें, ये तो एक ऐसा ऑपरेशन है जो नेटो ने किया है, यूक्रेन ने तो किया ही नहीं है। यूक्रेन के ऊपर बमबारी इस तरह के ऑपरेशन को नहीं रोक सकती है। ये कोई जंगी तैयारी तो यहां से गए नहीं है जिनको खड़े खड़े तबाह कर दिया जाएगा। ये तो ड्रोन्स हैं जो नेटो की इंटेलिजेंस, नेटो की लॉजिस्टिक सपोर्ट और उनके सारी गाइडेंस और सारी सपोर्ट के साथ जब वो वहां ट्रांसफर हुए और फिर वहां से आगे उन्होंने जाकर हिट किया है। तो यूक्रेन पर बॉम्बिंग करने से इस तरह के ऑपरेशन कैसे रुक जाएंगे? ये कभी भी नहीं रुक सकते, क्योंकि ये नेटो कर रहा है, वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं। तो रशिया इस तरह के हमले भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जो हमला हुआ है इसकी बहुत बड़ी रिटेलिएशन भी करनी है ताकि डेटरेंस कायम की जा सके और अपने लोगों को बताया जा सके पुतिन एक फाते हैं, तो फाते के तौर पर ही वो नजर आए, ठीक है। और नेटो को क्या वो हिट करेंगे, किसी बेस को निशाना बनाएंगे? यानी देखे ना, सबके बॉम्बर्स इसी तरह खुली फिजा में बेसिस पर खड़े हैं ना। आपको याद है अभी जो B-2 बॉम्बर्स आए थे इंडियन ओशन के अंदर, उनकी तस्वीर जारी हुई थी सैटेलाइट के जरिए, तो वो हवा के अंदर ही मतलब खुली वो फिजा के अंदर खड़े हुए थे बेसिस के ऊपर। तो सबके बॉम्बर्स ऐसे ही खड़े हैं। तो रशिया किसी मुल्क के अंदर कोई इसी तरह का ऑपरेशन वो भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि उसके भी जहाज आए, तो वो भी इस तरह का अंदर से कोई ऑपरेशन कर सकता है। तो इसलिए क्या रशिया ये करेगा, नेटो को हिट करेगा? नेटो के तमाम कंट्रीज इस वक्त हाई अलर्ट है। तो ये तमाम हेडलाइंस मैं आपके सामने रखते हैं, लेकिन गजा से मैं हेडलाइन आपके सामने रखता हूं और बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया। ना कोई अल्फाज है, ना कोई बर्दाश्त है और ना इसको किस तौर पर कबूल किया जा सकता है। दुनिया इस वक्त लरस गई है और वाकईतन ये बता रही है ये वाकया कि ये दुनिया अब पता नहीं रहने के काबिल है भी सही या नहीं, या ये दुनिया आगे अमन के साथ चल भी सकती है या नहीं चल सकती, या फिर क्या जो है वो करीब आ गई है, क्या हो रहा है। लेकिन दुनिया के अंदर लहर उठी है गुस्से की और इसी वजह से ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इस वाकये के बाद ही जेनोसाइड डिक्लेयर की है। नाज़रीन, इजराइल की जानिब से एक बार फिर जो है वो एड सेंटर के ऊपर हमला किया गया और जो फाका ज़दा फलस्तीनी वहां पर खाना के 2 निवाले लेने के लिए आए हुए थे उनके ऊपर बरह रास्त गोलियां चला दी गई हैं, जिसके नतीजे के अंदर 35 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं और 75 जख्मी हैं। फलस्तीनी अब दुनिया के लिए सिर्फ नंबर्स बनकर रह गए हैं। देखें ना कितनी अलमियत की बात है। अब एड सेंटर्स भी इन्होंने खुद बनाए हुए हैं और इसलिए यूनाइटेड नेशन ने एड सेंटर्स को डेथ ट्रैप जब वो करार दे दिया है। और लेकिन बात यह कि फलस्तीनी जो हैं इस तमाम जारियत के दरमियान वो जहां भी एड सेंटर्स था वो वहां पर जाते थे और एड लेते थे। वो यूनाइटेड नेशन और इन इदारों के जरिए वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। अब उनको क्या पता कि ये यूनाइटेड नेशन है या खुद इजराइल आकर बैठा हुआ है। वो तो देखिए लोग भूख से मर रहे हैं, उनको पता चलता है कि वहां पर खाना मिल रहा है तो वो सब दौड़े दौड़े उस सेंटर की तरफ जाते हैं। आगे से इजराइल बरह रास्त उनके ऊपर गोलियां चला रहा है। कल इतना बड़ा वाकया हुआ और 150 फलस्तीनी जो है वो जख्मी हुए और 30 जो है वो शहीद हो गए ऑन द स्पॉट। और आज 35 फलस्तीनी शहीद हो गए, 75 जख्मी हैं। ये एक और अभी कुछ देर पहले जब वाकया पेश आया है खान यूनिस के अंदर और रफा के अंदर ये वाकया हुआ है। तो इतना गुस्सा है इस वाकये के बाद और अरब ममालिक जब वो शदीद तरीन दबाव के अंदर है। और कल जब उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो ये दबाव जब उनके ऊपर नजर भी आ रहा था और कल चूंकि वाकया वो हुआ एड सेंटर वाला, इस वजह से उनके ऊपर बहुत दबाव आ रहा है। आज फिर जब इसराइल ने ये वाकया कर दिया है और मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जुल्म होते रहे हैं, माजी में जेनोसाइड्स भी हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इंसानियत लरस गई है और इसकी कोई तारीख नहीं मिलती। और इनके जो क्राइम्स हैं इनको बंदा देखे तो बस ऊपर वाले की पनाह मांगे। और आप देखें ना कि जिन तरीकों इनके मैकेनिज्म चेक करें, जिन जिन नए नए मैकेनिज्म से ये वॉर क्राइम यहां पर कर रहे हैं, यानी स्टारवेशन, इसके साथ इंसल्ट किया जाता है फलस्तीनियों को, ह्यूमिलिएट किया जाता है फलस्तीनियों को, उनके पेरेंट्स के सामने बच्चों को मारा जाता है, बच्चों के सामने पेरेंट्स को मारा जाता है, बिट्रेल, और इसके अलावा बॉम्बिंग, इसके अलावा फौज बरह रास्त गोलियां चलाती है, इसके अलावा ड्रोन जाकर हिट करते हैं, इसके अलावा जो टैंक्स है वो गोलाबारी करते हैं। यानी इतने मैकेनिज्म हैं, यानी यूनिक इनका वॉर क्राइम का एक मैकेनिज्म है, यूनिक सतह के हॉरिफिक वॉर क्राइम जो है वो ये कर रहे हैं। यानी दुनिया इतनी सिस्टमैटिक तरीके से जुल्म जो है वो उसने नहीं देखा जो यहां पर हो रहा है। ये अनप्रेसिडेंटेड है इन द हिस्ट्री। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि जिन्होंने तारीख पढ़ी है और इनकी तारीख पढ़ी है खास तौर पर, वो ये सब जानते हैं कि जब जब इन्होंने इस तरह का जुल्म किया है वो अनक्वेश्चन नहीं गया, बल्कि उसका हिसाब किताब हुआ है और डायरेक्टली ऊपर वाले ने किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, इसका हिसाब ऊपर वाले से हुआ है और ये इनकी तारीख के साथ ये बात नथी है। तो जो कुछ कर रहे हैं दुनिया वाले कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, ये जिसका निजाम तबाह कर रहे हैं और वो खुद ही इनको संभालेगा। वो दिन कितने दूर हैं कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वो दिन आने हैं। ये बात तो मैं आपको हर सतह के ऊपर ये कह सकता हूं।
ये बात तय है, और जो इनकी हिस्ट्री से वाकिफ है वो इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं। दूसरी बात ये कि दुनिया इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, टर्मोइल की तरफ जा रही है इनके क्राइम्स की वजह से। यानी ये अपने अंजाम को तो पहुंचेंगे, लेकिन दुनिया को देखें, दुनिया भी तो जुल्म के ऊपर अगर आप खामोश रहते हैं तो फिर वो वायलेंस तो पूरी दुनिया में फैलता है। तो जैसे नॉर्वे ने कहा कि ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो दुनिया को सोचना चाहिए कि वो इसको रुकवाएं। इन्होंने जो कर रहे हैं और जो करेंगे इसका हिसाब किताब तो होकर रहेगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा वाकया कोलोराडो के अंदर हुआ है, अमेरिका के अंदर। 6 इजरायली जब वहां पर हिट हुए और एक प्रोटेस्ट वहां पर कर रहे थे, अटैक ऑन प्रो इजराइल डेमोन्स्ट्रेशन इन कोलोराडो लीव 6 इंजर्ड। एक 45 साल शख्स और जिसकी आइडेंटिटी अभी मुकम्मल नहीं बताई गई, जो पिछला था वो नेटिव अमेरिकन था और 45 साल इसकी उम्र है। इसने फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए और फिर अटैक किया। 6 वहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं और इससे पहले जो स्टाफ एम्बेसी पर हमला हुआ उसमें 2 हलाकतें हुई हैं और इसमें 6 हो गई हैं। और आप देखिए कि अमेरिका में सबसे ज्यादा इकदाम हो रहे हैं इनको सेव करने के, लेकिन सबसे ज्यादा जो वाकयात हैं वो भी अमेरिका ही के अंदर हो रहे हैं। इस वाकये के ऊपर भी ट्रंप को जो है वो ब्रीफ किया गया है। और इसके साथ ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है उनका सख्त तरीन स्टांस सामने आ रही है। इसकी बहुत अहमियत है। ब्राजील बड़ा जबरदस्त मुल्क है, ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है और जो है वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल कंट्री है। और जब इस तरह की गवर्नमेंट स्टांस ले रही है तो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन के ऊपर उसका बड़ा असर पड़ रहा है कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज कर रही है। अब ये ब्राजील की जानिब से बहुत बड़ा इकदाम सामने आया। देखिए, दुनिया की जानिब से ये काफी है कि वो इसको जेनोसाइड डिक्लेयर करें, सैंक्शन लगाएं। देखिए, दुनिया में कोई फौजी थोड़ी भेजेगा इजराइल के खिलाफ। ये चीजें इनफ होंगी अगर वो जेनोसाइड डिक्लेयर कर दें, सैंक्शंस लगा दें, इजराइल के साथ बाइकआउट कर दें, तो इजराइल ढेर हो जाएगा। ये इस जंग को जारी नहीं रख सकता। ये वेस्ट से असला अभी तक आ रहा है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट है तो ये जारी रखे हुए। डिप्लोमेसी ही के महाज पर इजराइल ने ढेर होना है। जो वेस्ट से सपोर्ट आती है वो सपोर्ट खत्म होगी, इसी महाज के ऊपर ढेर होना है। फौजी भेजने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इधर से अरब्स कोई हमला कर देते, मिडिल ईस्ट का कोई मुल्क हमला कर देता, तो उससे एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होता कि इमीडिएट सीज फायर हो जाता, जो कि इन्होंने जारी बातें नहीं किया। व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा इज नॉट अ वॉर, इट इज अ जेनोसाइड। ये प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया। इट इज अ रिवेंज बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ पैलेस्टाइन स्टेट। और व्हाट वी आर सीइंग इज नॉट अ वॉर बिटवीन 2 आर्मीज, व्हाट वी हैव इज कंप्लीटली प्रोफेशनल आर्मी दैट इज किलिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन गाजा। उन्होंने अनाउंस कर दिया ये बच्चों और औरतों को वहां पर मार रहे हैं, कोई ये जंग नहीं लड़ रहे हैं। तो ब्राजील भी एक बड़ा सपोर्टर कंट्री है इजराइल का और बड़ा इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, लतीनी अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है, तो उसकी जानिब से। और चिली ने क्या अनाउंस कर दिया, चिली के जो प्रेसिडेंट है जबरदस्त सपोर्टर हैं फलस्तीन के, उन्होंने इजराइल के साथ तमाम डिफेंस टाइज खत्म करने का ऐलान कर दिया। चिली प्रेसिडेंट बोरेक एम्स टू कट डिफेंस टाइज विद इजराइल, डिक्लेयरिंग इट्स इंटेंशन टू कट मिलिट्री ties with the Israeli regime over its genocide and ethnic cleansing of Palestine। उन्होंने जेनोसाइड डिक्लेयर कर दिया और साथ तमाम ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। और डिफेंस मिनिस्टर को कहा है कि जो भी हम असला इजराइल से खरीदते हैं या जो भी हमारे डिफेंस टाइज हैं वो सारे के सारे जो वो खत्म किए जाएं। और उन्होंने साथ सपोर्ट की है स्पेन के उस प्रपोजल की जिसमें स्पेन ने ये कहा है कि इजराइल के ऊपर जो वो आर्म्स एम्बार्गो लगना चाहिए। स्पेन के उस प्रपोजल की चिली ने हिमायत कर दिया और 60 डिफेंस टाइज खत्म और असला सब सारी जो ताल्लुकात हैं खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि दरमियान में ये भी खबर आ रही थी कि जो ट्रंप इंतजामिया वो चिली के खिलाफ कोई इकदाम उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो मिलिट्री अटैची है वो चिली ने वापस बुलाया, चिली ने उससे भी अगला इकदाम उठा दिया है। और आगे देखिए, स्विट्जरलैंड फॉर्मर डिप्लोमैट्स कंडेम गवर्नमेंट साइलेंस। 56 फॉर्मर स्विस डिप्लोमैट्स इशूड अ स्कैथिंग पब्लिक लेटर कंडेमनिंग देयर गवर्नमेंट्स शॉकिंग साइलेंस एंड इनएक्शन ओवर इजरायली वॉर क्राइम्स इन गाजा। इन्होंने इसको जेनोसाइड डिक्लेयर किया है, एथनिक क्लींजिंग जब डिक्लेयर किया है। और द लेटर अंडरस्कोर ग्रोइंग अनईज विद द स्विट्जरलैंड डिप्लोमेटिक कम्युनिटी। उनकी अपनी जो कम्युनिटीज है, उनके अपने जो गवर्नमेंट के लोग हैं, वही इसको अनअफोर्डेबल इसको अब देख रहे हैं कि हम इसको कैसे डिफेंड करें और कैसे इजराइल के साथ ताल्लुकात रखें और क्या असर पड़ रहा है हमारे लोगों के ऊपर, जिनको हम बताते हैं हम दुनिया में ह्यूमन राइट्स के जो वो प्रोटेक्टर हैं, उनके सामने हम जाकर क्या बताएं। तो देखें ना कि गवर्नमेंट्स को वो प्रेशराइज कर रहे हैं और इटली के 2 रीजन्स ने इजराइल के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। तो ये गवर्नमेंट्स वेस्ट की वो भी शदीद दबाव के अंदर, और जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स हैं वो तो उनके ऊपर दबाव हर इस एक वाकये के साथ जो वो बढ़ता चला जा रहा है। और साथ यमन ने क्या अनाउंस कर दिया, यमन ने कहा तमाम कंपनीज यहां से निकल जाए, तमाम इन्वेस्टर्स यहां से निकल जाएं और ये समझ लें कि हमारी आखिरी वार्निंग है और इसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे हम उसके जिम्मेदार नहीं है। सारी कंपनी सारी इन्वेस्टर यहां से निकल जाएं। जो यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल है उसके सरबराह ने अनाउंस किया है, अल मशद वार्न्स फर्म्स इन्वेस्टिंग इन इजराइल टू हेड यमन्स थ्रेट। जो भी इन्वेस्ट कर चुका है या करने की सोच रहा है उसका सामना यमन से होगा। सम कंपनीज हैड ऑलरेडी बिगन मूविंग देयर एसेट्स इन रिस्पांस टू अर्ली वार्निंग। और साथ यमन ने कहा कि हमारी जो इससे पहले वार्निंग आई है उसके नतीजे में कुछ कंपनीज ने जो है वो इजराइल को छोड़ना भी शुरू कर दिया है और जो रह गई हैं वो भी छोड़े। यमन्स वार्निंग सीरियसली एंड विड्रॉ इमीडिएटली। हमारी वार्निंग को सीरियसली लिया जाना चाहिए। एंड कंपनी चूजिंग टू रिमेन इजराइल, अगर कोई कंपनी ये फैसला करती है कि उसने इजराइल ही में रहना है आफ्टर हमारी वार्निंग के,
मस्ट अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट डिसीजन एंड एनी रिजल्टिंग लॉसेस। इसके बाद जो उसका नुकसान होगा इसकी जिम्मेदारी उसके अपने ऊपर आयद होगी। वी मे टेक एडिशनल मेजर्स इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों के अंदर हम इससे भी ज्यादा इकदाम उठाने जा रहे हैं, विच वुड प्लेस इन्वेस्टिंग कंपनीज इन इजराइल एट रियल एंड सिग्निफिकेंट रिस्क, जिसके बाद ये इन्वेस्टिंग कंपनी जो है उनको बहुत ज्यादा रिस्क होगा नुकसान का। यमनी वार्निंग सीम बैटिंग ऑन अ वोलेटाइल सिचुएशन दैट कुड कैरी हैवी कॉन्सिक्वेंसेस, ये जनाब यमन की जानिब से जब अनाउंस कर दिया गया है। तो इजराइल का अग्रेशन जारी है और इजराइल को चाहिए था कि दुनिया का सिग्नल देखकर, दुनिया को पीछे हटता देखकर वो इस जारियत को रोकता। और बारहा हम इसके बारे में कई रिपोर्ट्स भी रख चुके हैं कि गजा की ऑक्यूपेशन भी इजराइल को, ना तो ये जंग खत्म होने वाली है और ना इससे इजराइल को डोमिनेट होने वाला है और फाते होने वाला है, बल्कि वो एक नई जंगों का नया दौर होगा, नया आगाज होगा, नया वॉरफेयर सिस्टम होगा, कहीं और से रेजिस्टेंस उठेगी। और मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट वो इसको कैसे अफोर्ड करेंगे, उनके तो अपने मुल्क जो है वो डिस्टेबलाइज हो सकते हैं। तो ये जिस रास्ते के ऊपर है ये सिर्फ एग्रेशन है, ये सिर्फ एरोगेंस है, ये सिर्फ एक एक्सट्रीमिज्म है कि जिसके अंदर वो मुब्तला हैं, ठीक है ना। तो इससे उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है और जो कुछ उन्होंने किया है और करते चले जा रहे हैं। अब मुझे देखिए, इजराइल एक सोफिस्टिकेटेड आर्मी कही जाती है कि वो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन, दुनिया की टॉप आर्मीज में वो हैं, वो किसी भी बड़ी फौज को शिकस्त दे सकते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी, उनका टेक्निक्स, उनका सिस्टम, वो एड को एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले एड ना देकर अब एड भेजकर और गोलियां चलाकर, यानी वो जंग जीतने के लिए ये तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मैकेनिज्म तो खुद उनकी शिकस्त का मुंह बोलता सबूत है कि दुनिया के एडवांस तरीन वेपन्स, एडवांस तरीन सिस्टम, एडवांस तरीन टेक्नोलॉजीज, एडवांस तरीन इंटेलिजेंस, मगर भी मुकम्मल सपोर्ट, वो भी उनको हमास के ऊपर विक्ट्री नहीं दिलवा सकी और अब वो इस तरह के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो इस तरह के तरीकाकार तो टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, कोई दुनिया की सोफिस्टिकेटेड आर्मी नहीं करती है। टेररिस्ट क्या करते हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हैं, वो यही करते हैं, इसी तरह के तरीके को इस्तेमाल करते हैं। तो ये इजराइल वही कर रहा है, ये कोई सोफिस्टिकेटेड आर्मी नहीं है, ये अपने आप को उल्टा और एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो रशिया और यूक्रेन की जंग है वो एक ऐसे फेज के अंदर दाखिल हो गई है कि रशिया इसको एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहता है, इसको मुकम्मल जंग भी नहीं कहता। ना ही रशिया ने पूरे रिसोर्सेज, ना ही रशिया ने अपनी पूरी फोर्स, ना ही रशिया ने अपनी पूरी ताकत यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की है। लेकिन अब वो फेज आ गया है कि शायद अब वो इससे बढ़कर अपनी ताकत जो है इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और यूक्रेन ने एक बार फिर जब मॉस्को के ऊपर हमला कर दिया, और मॉस्को बहुत धमाकों से गूंजा है पिछले 24 घंटों के अंदर, और रशिया अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़ी पावर है दुनिया में और दुनिया उसकी छतरी तले जमा हो रही है, तो रशिया जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो उसका मुल्क जब इस तरह धमाकों से गूंज रहा। और दूसरी तरफ ये जो ज़ेलेंस्की कर रहा है, ये दुनिया को तबाही की तरफ धकेल रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन से हारने वाला नहीं है। और उसकी हार का मतलब तो उल्टा ये होगा कि दुनिया में ज्यादा तबाही। रशिया अगर हारेगा तो न्यूक्लियर इस्तेमाल किए बगैर हारेगा नहीं। जब वो शिकस्त की तरफ जाएगा, अगर ऐसा कोई मौका आ जाता है, तो वो तो ज्यादा न्यूक्लियर, भाई अल्टीमेटली तो फिर वो न्यूक्लियर ही इस्तेमाल करेगा ना। प्यूटन ये कितनी बार बात कर चुका है। जैसे पोप ने भी कहा और सबने कहा कि सी फायर कर लेना चाहिए, ये अच्छी चीज है। तो ये जो मजीद हमले हैं रशिया के ऊपर, ये रशिया को ना तो डिफीट की तरफ लेकर जा सकते हैं, ना यूक्रेन फाते हो सकता है। ये सिर्फ एस्केलेशन है और ये आलमी जंग छेड़ने की कोशिश है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि रशिया, जैसे मैंने आपको बताया, ना ही प्यूटन ना एज अ स्टेट रशिया वो अफोर्ड कर सकता है कि उनकी डेटरेंस इस तरह से तबाह हो जाए, उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स बेसिस पर खड़े खड़े तबाह हो जाए। $7 बिलियन का उनको लॉस हो गया है, ठीक है। तो अब जैसे इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि अब आगे क्या होगा। रशिया यूक्रेन वॉर, विल व्लादिमीर पुतिन ऑर्डर न्यूक्लियर अटैक अगेंस्ट ज़ेलेंस्की हेडेड नेशन आफ्टर संडेज ड्रोन अटैक। ये इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि अब रशिया क्या करने जा रहा है। रशिया जितनी मर्जी बमबारी कर ले, वो इन हमलों को रोक नहीं सकता, और इन हमलों को रोकने के लिए उसको पूरी कैपेबिलिटी तबाह करनी है। और ये हमले नेटो कर रहा है, तो नेटो के खिलाफ उसको कोई इकदाम उठाना पड़ेगा। तो अब दो बड़े सवाल हैं, क्या न्यूक्लियर इस्तेमाल होगा, क्या रशिया की ये अटैक जो है वो सिर्फ यूक्रेन तक महदूद रहेंगे, और वो जितनी भी बमबारी कर लें ये तो रुकने वाला नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे। तो एक बड़ा कंप्लेक्स और बड़ा सेंसिटिव टाइम जब यहां पर आ गया। अब आप देखिए उनके जो बॉम्बर्स तबाह हुए हैं उसकी डिटेल देखिए। दे आर नॉट जस्ट एयरक्राफ्ट्स बट पिलर्स ऑफ रशियन डेटरेंस। रशिया की जो डेटरेंस है उसके ये सतून थे जो एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं। इसमें से Tu-95 बम्बर है, 4 ये तबाह हुए हैं। 1956 से इसको बियर कहा जाता है, यानी रीच, एन इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बम्बर कैरिंग KH-101 मिसाइल्स। ये जो बम्बर है ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक अटैक कर सकता है, यानी इतनी ज्यादा इसकी अहमियत है। फिर Tu-22 ये बम्बर है, ये सुपरसोनिक कैरियर है और ये एक्सटेंसिवली स्ट्राइक इसने किया है यूक्रेन के अंदर। फिर A-50 है, ये अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है दैट रन्स द इंटायर रशियन स्काई। ये तो समझ लेकर रशिया का मतलब पूरा जो आसमान है उसकी हिफाजत और फिर आगे हमले ये इसके जिम्मे, ये सारे वहां पर डिस्ट्रॉय हुए। तो ये बड़ी खतरनाक बात है कि अब रशिया का रिस्पांस क्या होगा। अभी तक प्यूटन की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। इससे पहले न्यूक्लियर की धमकियां भी वो दे चुके हैं, वार्निंग्स दे चुके हैं।
जर्मनी के ऊपर बराह रास्त हमले की वार्निंग्स भी वो दे चुके हैं। तो अब ये जंग एक नए फेज में बहरहाल दाखिल हो गई है। इस वाकये के बाद रशिया कभी भी न्यूक्लियर इस्तेमाल करने की तरफ नहीं जाएगा, वो नहीं करना चाहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर यहां से ये ऐसी एस्केलेशन करते चले जा रहे हैं तो फिर रशिया के पास क्या ऑप्शन बचेगा, ये खतरनाक बात है। और मैं आपको बता दूं कि आप इसको रूल आउट ना करें कि यहां पर न्यूक्लियर तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, ये छोड़ दें इस बात को। अगर गजा में ये सारा कुछ हो सकता है तो दुनिया के किसी कोने में कुछ भी हो सकता है। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय और आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।